जो बोलते हैं या प्रति एकड़ उत्पादकता की बात करें तो हम पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं ले पाते। उससे हर साल कृषि योग्य भूमि साल दर साल घट रही है। कहां कहां गलतियां करते हैं ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि गलतियां मतलब उनको गलती तब हो जब उन्हें पता हो। तो जब टिलरिंग कम होगी तो जितने कल्ले कम निकले उतना उत्पादन घट गया। फीड मैनेजमेंट इसको या खरपतवार का मैनेजमेंट बोलना चाहिए। हमें किसी से दुश्मनी नहीं, हमारी फसल अच्छी चलनी चाहिए। मैं धान के कल्लों के बारे में एक और बताऊं आपको। कल्ले दो प्रकार के कहे जाते हैं धान में। एक उत्पादक कल्ले, दूसरे अनुत्पादक कल्ले। अब मैं आपको मूल मंत्र बता दिया। अब पूछना चाहेंगे क्यों? मतलब अभी जो बीमार हो गया, जो मर गया, उसे जिंदा करने की दुनिया में दवाई नहीं। तो जो सूख गया उसे जिंदा नहीं करेगा, लेकिन अन्य पौधों तक नहीं जाएगा। तो ब्लास्ट, बीमारी में ब्लास्ट और कीड़े में हापर, ये धनी लोगों के बीमारी या कीड़े कह लें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जैसे कि आपने स्क्रीन के ऊपर देखा ही होगा, आज का वीडियो खासकर धान की खेती के बारे में होने वाला है। और इस वीडियो में हमें खासकर मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर अरुण कुमार राय जी। डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। शुरुआत के 2 मिनट में मैं बस हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर अरुण कुमार राय जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। लगभग 27 ईयर्स यानी 27 साल का गहरा अनुभव उनको अलग अलग एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का है, जैसे कि यूपीएल है, जैसे कि इंडोफिल है, और अभी वो नेशनल बिजनेस मैनेजर के रोल के ऊपर है मेकोसो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। उनके एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों इन्होंने मास्टर अलग अलग फील्ड में किया है, जैसे कि सॉइल केमिस्ट्री में इनका पोस्ट ग्रेजुएशन है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, सोशियोलॉजी में है, और फिजिकल एजुकेशन में भी इन्होंने पीजी किया है। पीएचडी की बात करें तो मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस में इन्होंने पीएचडी किया है। अलग अलग रेडियो स्टेशन जो है ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर इनके हर महीने में अलग अलग शोज आते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय में भी इनके हर महीने कुछ ना कुछ लेक्चर्स होते हैं, और जैसे कि आपने देखा ही होगा अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर भी इनके अलग अलग इंटरव्यू उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं उनका थैंक यू कहूँगा। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके पास धान की खेती है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो के आखिर में अगर आपके पास कुछ सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपके अन्य किसान दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का विषय है धान की खेती में हर साल किसान बहुत सारी समस्या से जूझता है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां वो करता है। तो आज का टॉपिक भी हमने वैसा ही रखा है कि धान की खेती में हर साल किसान क्या गलतियां करता है, और उपज बढ़ाने के लिए आपके पास जो टॉप सीक्रेट है वो हमें किसानों को बताने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, और अभी धान की फसल कैसी है? इंडिया में धान की फसल कौन सी अवस्था में है? क्या स्टेटस है धान की खेती का? धान की फसल, भारत की बात करें तो हमारे खाद्यान्न में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला खाद्यान्न है। और हम चावल का एक्सपोर्ट भी करते हैं। लगभग सभी अरब देशों को हम चावल का निर्यात करते हैं, और वो उस पर डिपेंडेंट हैं। हमारे निर्यात पर वही उनका मुख्य भोजन है। हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को भी हम चावल का निर्यात करते हैं। तो हम चावल के बड़े उत्पादक हैं और निर्यातक भी हैं, और दिन प्रतिदिन साल दर साल हमारे निर्यात बढ़ते भी जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें उत्पादन की, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन जो बोलते हैं या प्रति एकड़ उत्पादकता की बात करें तो हम पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं ले पाते। करेक्ट। जितना कर सकते हैं, क्योंकि समस्या ये है कि खेत हर साल घट रहा है, शहरों के विकास हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं,
और नहरें बन रही हैं, कुछ और जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उससे हर साल कृषि योग्य भूमि साल दर साल घट रही है। जो रेतीले एरिया हैं या जिसको डेजर्ट बोलते हैं, वहां पर भी हर साल कृषि योग्य भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, रेत उड़ के आती है, वो संख्या मतलब एरिया भी धीरे धीरे घट रही है। तो और जनसंख्या भी साल दर साल काफी बढ़ी है। हालांकि अब जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, लेकिन वो लगातार बढ़ रही है। और बाकी अन्य किसी वस्तु के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन जैसे बिना वायु के हम सांस नहीं ले सकते, हमारे जीने के लिए पानी जितना आवश्यक है, भोजन भी उतना ही आवश्यक है। जरूर। तो आज भोजन में चूंकि यह मुख्य अंग है चावल, और चावल की खेती पर हम बात कर रहे हैं, भारत एक बड़ा चावल उत्पादक देश है, धान उत्पादक देश है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कहाँ 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 गलतियां करते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि गलतियां मतलब उनको गलती तब हो जब उन्हें पता हो। चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम खेती करते आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ जब जरूरतें बदलती हैं तो हमें अपने कार्यशैली को भी बदलना पड़ता है। तो तकनीकी तौर पर थोड़ी सी जानकारी ज्यादा फायदा कर सकता है। कुछ छोटी छोटी, जैसे पूरे फसल में कुछ ऐसा समय होता है कि अगर वहां पर हम सावधानी बरत दें, जैसे पहली सावधानी नर्सरी से ट्रांसप्लांटेशन। कोशिश ये करनी है कि नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के लिए जब हम तैयार करते हैं तो 25 से 30 दिन की अवस्था की नर्सरी किसी कीमत पर ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। करेक्ट। जब उससे ज्यादा समय लगाते हैं तो उस नर्सरी में, जैसे हमने 35 या 40 दिन की नर्सरी ट्रांसप्लांट किया, तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि उसमें कल्ले कम निकलते हैं। राइट। तो जब टिलरिंग कम होगी तो जितने कल्ले कम निकले उतना उत्पादन घट गया। तो पहली सावधानी कि हमें 25 से 30 दिन के बीच की नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर देना है। दूसरी सावधानी, आपने बोला कुछ सावधानियों का, दूसरी जो बड़ी सावधानी है, धान एक ऐसी फसल है जिसमें लगातार कल्ले निकलते रहते हैं। इवन आप धान की कटाई कर दें, हार्वेस्टिंग के बाद भी आप खेत में जाएंगे, नए कल्ले निकल रहे हैं। लेकिन आप एक पौधा रोपाई करते हैं, वो बढ़ के 30 से 50 पौधे या 60 पौधे तक हो जाते हैं, उसमें 30 से 50 कल्ले तक हो जाते हैं। यह गैप बहुत बड़ा है, 30 से 50 मैं जो बोल रहा हूं। तो अगर किसी का 50 कल्ला है और किसी का 25 या 30 कल्ला है, तो 50 कल्ले मतलब 50 बालियां, तो उसका उत्पादन अपने आप में डबल हो गया। राइट। लेकिन अगर वो किसी का 25 या 30 कल्ले रह गया तो उत्पादन घट गया। राइट। तो समय पर रोपाई करना है, और ज्यादातर हमें जो पोषण देना है, प्रथम पोषण का सर्वाधिक सावधानी का समय, पोषण या बीमारियों से बचाव, यह दोनों काम हमें शुरू के 35-40 दिन, और खरपतवार नियंत्रण शुरू के 40 दिन अगर आपने कर लिया तो आपके उत्पादन का सर्वाधिक सुनिश्चित आपने कर लिया, सर्वाधिक उत्पादन आपने सुनिश्चित कर लिया। डॉक्टर साहब, आपने सही पकड़ा है। मतलब कि धान में आपने कहा कि गलतियां तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन ये चीजें हैं जिससे धान की फसल में किसानों को कम उत्पादन आता है। जैसे कि आपने कहा कि सही समय पे ट्रांसप्लांटिंग करना, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना, वीड मैनेजमेंट आपने कहा, और पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट। क्या वाटर मैनेजमेंट का उतना ही रोल होता है धान की फसल में अधिक उत्पादन या फिर कम उत्पादन आने के लिए? देखिए, पानी तो अत्यंत आवश्यक है, धान पानी वाली फसल है। अगर वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, या जहां पर वाटर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है वहां धान लोग लगाते ही नहीं। राइट। और या अगर प्राकृतिक स्रोतों से धान लगाते हैं तो ये निचली जमीनें होती हैं जहां पर कि जल भराव के क्षेत्र होते हैं, जहां पर कि धान का उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे क्षेत्र तो धान बिना पानी के तो चल नहीं सकता। इसलिए इस पर हम ज्यादा फोकस करना उचित नहीं समझे कि ये ऑलरेडी किसान जानता है पानी का, तो वो करेगा व्यवस्था। अगर नहीं है तो धान नहीं लगाए। पानी है ही तभी वो, हाँ, वो अंडरस्टूड है, वो मान्य सत्य है। खरपतवार नियंत्रण ये बड़ा मुद्दा है जो हमने बोला। तो जो कुछ चीजें बोला, समय पर रोपाई नर्सरी का, दूसरा खरपतवार नियंत्रण, करेक्ट, तीसरा
पर्याप्त पोषण और रोग व्याधि नियंत्रण और कीट नियंत्रण शुरू के 40 दिन तक, और ये 3 हुआ। करेक्ट। और जिससे कि अत्यधिक कल्ले निकले, जितने कल्ले उतनी बालियां, जितनी बाली उतनी पैदावार। और अंत में गाभे की अवस्था या कोथ की अवस्था बोलते हैं, जिसमें कि बाली भरती है, जिसको के हम बोलते हैं, हाँ सॉरी, पेनिकल इमरजेंस की अवस्था। ओके। पेनिकल इमरजेंस की अवस्था, गाभे की अवस्था, या कहीं कोथ बोलते हैं, कोथ की अवस्था मतलब बाली निकलने के ठीक पहले की अवस्था, जब पौधा पूरा प्रौढ़ हो गया है, बाली भरी हुई है और जस्ट मुंह खुलने वाला है, या 5% तक मुंह खुल रहा है, यह अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो सुनिश्चित करती हैं अत्यधिक, 3-4 अवस्थाएं होती हैं जो अत्यधिक पैदावार सुनिश्चित करती हैं। राइट। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे उत्पादन आए? आपने पॉइंट्स तो बता दिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट, सही समय पर ट्रांसप्लांटिंग करना, तो इसमें क्या करना है किसानों को? हाँ, देखिए करने को बहुत कुछ है, बट मैं ऐसा मोटी मोटा बताऊंगा जो हर किसी को। मेरा उद्देश्य ये है कि सभी किसान डॉक्टर हों, और अगर इस वीडियो को संभाल के रखें तो शायद उन्हें कहीं से फंसने या उलझने की जरूरत नहीं। करेक्ट। तो पहला है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में 2 तरह की दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। कुछ प्री इमरजेंट, जो उगने से पहले रोकने वाली दवाएं आती हैं, जिनका कि रोपाई के 3 दिन के अंदर प्रयोग करना होता है। राइट। अगर उसका प्रयोग, हालांकि धान की जो अवस्था की बात किया आपने, लगभग जगहों पर रोपाई हो चुकी है, क्योंकि हम जुलाई के अंत में बात कर रहे हैं, तो रोपाई लगभग हो चुकी है, प्री इमरजेंट का समय भी लगभग जा चुका है। बट फिर भी जानकारी के लिए बताएं तो इसमें अलग अलग तरह की कई दवाएं आती हैं, प्रेटिलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, तो आप उसके साथ साथ में अगर पायराजोसल्फान हमारा आता है, एक बार के नाम से हमारा प्रोडक्ट आता है, मिकुसु इंडिया का एक बार के नाम से प्रोडक्ट आता है। तो इसका अगर आप 120 ग्राम एक बार और साथ में माइक्लोर आधा लीटर, ये मिला के प्री इमरजेंट में अगर डाल दें तो लगभग सभी तरह के खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। बस आपको कोशिश करनी है कि शुरुआत के 48 घंटे खेत में पानी लगा रहे। और इसके बाद आता है, अब किसी किसान भाई ने नहीं प्रयोग किया, जैसा मैंने बोला मेजॉरिटी के धान का ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है। कई किसान ऐसे होते हैं ना कि जो सोचते हैं कि शायद इस बार हमारे में खर कम आए, बड़े पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, तो नहीं डालते। लेकिन अगर खर दिख जाए तो खर 10 से 12 दिन में दिखने लगता है। खर दिख गया तो आपको तत्काल, मैं बोलूंगा कि 4 मीनार एक मिकुसु का प्रोडक्ट आता है, 4 मीनार को ले लें। और अगर खेत में मोथा या मोथा वर्गीय घास, जिसको कि इंग्लिश में साइप्रस रूडेंडस, साइप्रस इरिया एंड साइप्रस डिफॉर्मिस बोलते हैं, हिंदी में मोथा, गांठ वाला मोथा, नागर मोथा और क्रो फ्रूट ग्रास या कौए के पैर जैसी वाली जो घास होती है, ऐसा बोलते हैं। तो अगर ये भी है, या 3 में से कोई है, या एक है, या तीनों है, तो उस केस में आपको करना है कि 4 मीनार और उसके साथ एक बार ले लीजिए। तो 4 मीनार और एक बार दोनों मिलाकर अगर प्रयोग कर लें, एक बार 180 ग्राम और 4 मीनार 150 से 200 ml, अगर आप इसका प्रयोग कर दें मिला के, तो लगभग सभी खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे। और इसके लिए क्या है कि खेत में अगर पानी लगा हुआ है तो आपको एक बार खेत से पानी निकालना पड़ेगा, इसके बाद स्प्रे करना है, क्योंकि दवा घास पर पड़नी चाहिए। कोशिश करें अगर, बल्कि हर टंकी में एक मुट्ठी यूरिया मिला लें, इसका असर और बढ़ जाएगा। और खेत अगर सूखा है, स्प्रे कर दिया, तो फिर शाम तक पानी लगा दें, 2-3-4 घंटे बाद पानी लगा दें, क्योंकि नमी चाहिए घास मरने के लिए। इससे क्या होगा कि अगर अभी आपके खेत में धान 15 दिन से लेके 25 दिन तक का हुआ है ना, 20 दिन तक का हुआ, आपने प्रयोग कर दिया, तो ये सारे खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे
और मुख्य रूप से इसकी आवश्यकता 35-40 दिन तक की होती है। 40 दिन के बाद धान इतना घना हो जाता है कि अब खरपतवार उसका कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट। तो हमें वीड मैनेजमेंट इसको या खरपतवार का मैनेजमेंट बोलना चाहिए। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी फसल अच्छी चलनी चाहिए। तो ये रहा वीड मैनेजमेंट। करेक्ट। इसके बाद आपको क्या लगता है, मतलब वीड मैनेजमेंट के बाद कौन सा ऐसा मुद्दा है या फिर कोई प्रैक्टिस है जिससे धान का उपज बढ़ सकती है? हाँ, धान की रोपाई के बाद पौधे को दोबारा से खड़े होने में 4-5 दिन लगते हैं। और फिर आता है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के बाद किसान सामान्यतया 20 दिन के आसपास या 25 दिन के आसपास यूरिया का प्रयोग करता है। ओके। तो या फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है। तो उसी के साथ सैडो गोल्ड ग्रेन्यूल अगर 6 किलो पर एकड़ प्रयोग कर दें, जो मिकुसु का आता है, तो यह काफी मदद करता है। इसमें क्या होता है शैडो गोल्ड जीआर में? शैडो गोल्ड जीआर बेसिकली पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो पौधे को प्रेरक का काम करता है और तेजी से प्रगति करता है। इस टाइम पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ की जरूरत होती है। अच्छा। तो इसलिए इसका प्रयोग करना है यूरिया के साथ मिक्स करके। और साथ में 3 किलो सफर साथ में अगर मिला लें, मतलब शैडो गोल्ड जीआर 6 किलो, सफर 3 किलो, क्योंकि सफर में बेसिकली सल्फर है WG, और हम भारत के उच्च गुणवत्ता के सल्फर निर्माता कंपनी है। हमारी घुलनशीलता लगभग सर्वाधिक है और कणों के आकार भी बहुत छोटे हैं, तो वो बड़ा आसानी से पौधे के प्रयोग में आ जाता है और ये पौधे के लिए पोषण प्रदान करता है शुरुआती अवस्था में। दूसरा क्या होता है, इसी आमतौर पे जो किसान सिर्फ यूरिया डालते हैं वैसा नहीं करना है। हाँ, केवल यूरिया नहीं, यूरिया के साथ आप इस सफर से कोटिंग कर दीजिए और साथ में मिला लीजिए शैडो गोल्ड, तो ये काम हो गया शानदार। दूसरा, इसी समय पर धान में एक कुछ फफूंद वाली बीमारियां भी आती हैं। किसान जिनको नजरअंदाज कर देता है, कई बार जिंक का प्रयोग करके उसको लगता है कि ये जिंक की कमी से है, वो खैरा समझ बैठता है। खैरा में पूरी पत्ती खैरा रंग की होती है। और मैं बात कर रहा हूं ब्राउन स्पॉट, एक बीमारी होती है जो हेलमेंथोस्पोरियम नाम के फंगस से आता है। भूरे रंग के धब्बे आते हैं पत्ती के ऊपर, भूरे भूरे धब्बे आते हैं, ये हेलमेंथोस्पोरियम नाम के फंगस के नाते होता है। देखते ही इसका तत्काल निराकरण करें, और कई बार न भी देखें तो इसके लिए इनकेस आपने नहीं भी, मतलब बीमारी की शुरुआत नहीं भी हुई है, तो इस टाइम पर आपको दवा का प्रयोग करना चाहिए, आई रिकमेंड। तो इसके लिए एक शानदार दवा आती है हमारी एजेल नाम से। एजेल, ये एजेल का अगर प्रयोग कर दें तो नहीं आया है तो नहीं आएगा, और अगर शुरुआत हुई है तो वहीं रुक जाएगा। अच्छा। इस बीमारी से क्या होता है कि पत्ती को देखिए हरा भरा होना चाहिए। अब पत्ती पर कोई भी भूरा धब्बा आए या पत्ती भूरी पड़े तो वह पर्ण हरितिमा ही भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण से। अगर उसकी कमी हुई किसी कारण से तो भोजन कम हो जाएगा। और शुरुआती अवस्था में किसी बच्चे को पोषण कम मिले तो वह बच्चे का शारीरिक और मानसिक, आप कभी शायद देखे हों कि कोई बच्चे थोड़ा स्लो सोचते हैं, थोड़ा धीमा बोलते हैं, थोड़ा समझने में समय लगता है, शुरुआती बचपन में पोषण की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण। तो हमें शुरुआती पोषण के लिए पोषण भी और सुरक्षा भी, तो पहले हमने आपको पोषण बताया, दूसरा है ये सुरक्षा कवच कि बीमारी भी नहीं आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि धान में कल्ले ज्यादा आएंगे, स्वस्थ फसल ज्यादा कल्ले। और मैं धान के कल्लों के बारे में एक और बताऊं आपको। कल्ले 2 प्रकार के कहे जाते हैं धान में, एक उत्पादक कल्ले, दूसरे अनुत्पादक कल्ले। मतलब इफेक्टिव टिलर, अनइफेक्टिव टिलर। उसमें किसान फर्क कैसे करेगा दोनों में? हाँ, किसान को फर्क करने का नहीं, मैं उनको मूल मंत्र बता रहा हूं। फर्क का क्या है कि 40 दिन तक जितने भी कल्ले आ गए आपके खेत में, ट्रांसप्लांटिंग के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के दिन से 40 दिन तक सामान्यतया जितने भी कल्ले आ गए,
उन कल्लों में आएगी बाली, और वो बाली पूरी लंबाई की होगी। करेक्ट। 40 दिन के बाद जो कल्ले आते हैं उसमें या तो बाली नहीं आती या छोटी सी 2-3-4 दाने की आ जाएगी। तो मतलब हमें शुरुआत में सबसे ज्यादा ध्यान शुरू के 40 दिन तक देना है कि ज्यादा से ज्यादा कल्ले आ जाएं। जितना कल्ले आ गए उतनी बाली, जितनी बाली उतना उत्पादन। राइट, एक फॉर्मूला टाइप हो जाए। ये फार्मूला है। और दूसरा, और अंतर देखना है ना, तो आप एक खेत में, एक क्यारी में सारे ये स्प्रे कर रहे हैं, आप मत करिए, एक क्यारी छोड़ दीजिए। अब 5 हिल्स को जाइए, हिल बोलते हैं धान के उसको, तो हम इसको हिंदी में पौधे बताते। 5 जगह जाके 5 पौधों को, उसके कल्लों की संख्या गिन लीजिए जिधर आपने उपचारित किया या दवा डाली। 5 उधर चले जाइए जहां आप ये सब नहीं किए हैं। आपको फर्क दिख जाएगा अंतर क्या है। और दूसरा, एक इसी समय एक बीमारी भी आती है। बे आपने बात, एक हमने हेलमिंथोस्पोरियम बोला, दूसरा सामान्यतया कुछ क्षेत्रों में 20-25 दिन पर आ जाती है, कहीं के नर्सरी से शुरू हो जाती है। ज्यादातर एरिया में 30 से लेके 50 दिन के बीच में आती है। शीथ ब्लाइट, धान की सबसे कॉमन बीमारी लगभग हर जगह होती है। शीथ ब्लाइट, कुछ जगहों पर शीथ रॉट भी आता है। ओके। शीथ ब्लाइट के लिए एक फफूद जिम्मेदार है, फंगस है, राइजेक्टोनिया सोलेनी। राइजेक्टोनिया सोलेनाई करके फंगस है, और शीथ रॉट स्क्लेरोसियम फंगस होता है जिसके नाते आता है। ये दोनों इनका जैसा नाम से विदित है। तो धान के पौधे में जो तने वाला भाग होता है इसको हम शीथ बोलते हैं। ओके। पहचान क्या है कि कभी भी शीथ ब्लाइट की शुरुआत खेत में जो ऊंची जगह है जहां पानी कम लगता है, या तो वहां से होगा, या मेड़ के किनारे से होगा, या नाली के किनारे से होगा। राइट। अब मैं आपको मूल मंत्र बता दिया। अब पूछना चाहेंगे क्यों? तो क्यों मतलब शीथ ब्लाइट का जो फफूद है, ये जब धान नहीं रहता तो कहाँ रहता है? राइट। आता कहां से है? तो ये सरवाइव करता है दूब के पौधे पर। ओके। ये उसका प्रिय होस्ट है। खरपतवार के ऊपर। खरपतवार, दूब, साइनोडान डेक्टाइलान जिसका बोटेनिकल नाम है, ठीक है। तो दूब के ऊपर ये सरवाइव करता है। ओके। तो जो ऊंची एरिया है वहां दूब मिल जाएगी, मेड़ पर मिल जाएगी, नाली पर मिल जाएगी। इसलिए धान लगाने के पहले सफाई खरपतवार की जरूरी है। तो वहां से शुरुआत होती है। और इसकी पहचान अगर आप बात करें, तो आपने कभी गाड़ी के शीशे पर या किसी शीशे पर ऐसा पानी का छींटा पड़ा हो और सूख जाए, तो आपने उसका दाग देखा है? धब्बा टाइप दिखाई देता है। इसका धब्बा वैसा ही होता है जैसे वाटर सॉक्ड लीजन बोलते हैं, या पानी पड़ के सूख जाए वैसा धब्बा शीथ के ऊपर दिखेगा। बाहर एक लाइन सा दिखेगा, अंदर थोड़ा भूरा सा दिखेगा। हाथ से छुएंगे तो जरा गीला और चिपचिपा लगेगा। अच्छा। नाक के पास ले गए तो मछली जैसी हल्की सी गंध आएगी। ये इसकी पहचान है। पानी लगा हुआ है तो तेजी से बढ़ेगा, उमस वाले मौसम में और तेजी से। और वह पानी जिस जिस खेत में जहां जहां गया, कुछ जगहों पर इस खेत क्यारी का पानी उसमें उतारते हैं, उस क्यारी को उसमें उतारते हैं, तो जिस जगह गया हर क्यारी में फैलेगा तेजी से। तो इसकी रोकथाम अत्यंत आवश्यक होता है, और जिसके लिए मिकुसु के पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन। शीथ ब्लाइट और शीथ रॉट के लिए। जी, शीथ ब्लाइट और शीथ रॉट के लिए ये प्रोडक्ट हमारा सबसे शानदार प्रोडक्ट है। इसका नाम है एस्पायर एक्स्ट्रा। ओके। एस्पायर एक्स्ट्रा। एस्पायर एक्स्ट्रा ये साइप्रोकोनाजोल और एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस साइप्रोकोनाजोल कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है। एस्पायर एक्स्ट्रा बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। और अगर बीमारी आ गई है, स्प्रे करेंगे तुरंत रोक देगा। मतलब अभी जो बीमार हो गया, जो मर गया, उसे जिंदा करने की दुनिया में दवाई नहीं है। तो जो सूख गया उसे जिंदा नहीं करेगा, लेकिन अन्य पौधों तक नहीं जाएगा। अब बात करेंगे कि पहचान क्या है ठीक होने का। तो अगर बीमारी रुक गई तो आप जाएंगे, हाथ से छुएंगे तो वो लीजन सूख चुका होगा। ओके। वो गीला नहीं रहेगा और स्मेल भी नहीं आएगी, मतलब दवा काम कर गई, फर्दर बढ़ेगा नहीं। और इस बीमारी का अगर सही समय पर रोकथाम न किया जाए तो 40 से 50% तक पैदावार गिर सकती है। भयंकर नुकसान, पौधे सूख जाते हैं खड़े खड़े।
ये धान की बाली तक पर आ जाता है, इसकी रोकथाम अत्यंत आवश्यक है। ओके दोस्तों, वीडियो में अभी तक हमने चर्चा की कि धान की जो फसल है अभी कौन सी अवस्था में है, क्या स्थिति है धान की फसल की इंडिया में। उसके बाद मैंने सवाल पूछा था कि मेजर क्या क्या गलतियां या फिर चैलेंजेस हम बोल सकते हैं जिसके कारण धान की उपज कम निकलती है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट और सही समय पर ट्रांसप्लांटिंग करना। कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी है। सर, आगे चलकर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण किसानों का नुकसान होता है या फिर उपज कम निकलती है? अभी देखिए, धान की बीमारियों की बात की, अभी हमने आपको 2 बीमारियां बताई। धान की कई सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन पूरे भारत में जिन बीमारियों से सर्वाधिक नुकसान होता है या जो कॉमन है लगभग पूरे देश में या पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जो आती हैं, ऐसी बीमारियों की बात करें तो ब्राउन स्पॉट, हेलमिंथोस्पोरियम ब्राउन स्पॉट, राइट, दूसरा सीथ ब्लाइट, ये दोनों हमने कवर कर लिया, सीथ बात ब्लाइट कर और लिया। सीथ रॉट। राइट, तीसरी एक बीमारी होती है राइस ब्लास्ट, ओके, या धान का झौका बोलते हैं या ब्लास्ट बीमारी बोलते हैं। ब्लास्ट अलग अलग धान के पौधे के भागों पर आता है, उस नाम से उसका नामकरण हुआ है। ओके, ये भी फफूंद जनित बीमारी है। ये पत्ती पर आती है तो इसको लीफ ब्लास्ट बोलते हैं। ओके, जहां से पत्ती अलग होती है तने से, वहां पर आ जाए तो उसको कॉलर ब्लास्ट बोलते हैं। राइट, कई बार गांठों पर आ जाता है, गांठें भूरी पड़ के सूख जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं और पौधा वहां से टूट जाता है, तो उसको नोड ब्लास्ट बोलते हैं। ओके, और सबसे बाद में जो सबसे खतरनाक होता है, किसान को तकलीफ देता है, कि पूरी सेवा करने के बाद, बाली निकलने के बाद, दाने बनने के बाद, दाने में दूध हल्का आया, उस टाइम आता है नेक ब्लास्ट बोलते हैं, जिसको गर्दन तोड़ भी बोलते हैं कई जगहों पर, कि जहां से बाली है उसकी ठीक लास्ट वाली गांठ सूखेगी और बाली टूट के लटक जाएगी। राइट, उसको नेक ब्लास्ट बोलते हैं। एक ही फंगस है जो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाता है। और इसके बाद एक अगली बीमारी है फॉल्स स्मट। वो पूरे इसको हल्दी गांठ, कंडुआ, कहीं पीली रोग, कहीं हल्दी रोग बोलते हैं धान में, एक वो बीमारी है। और अंतिम समस्या है ग्रेन डिस्कलरेशन या दानों का बदरंग होना। ओके, तो अब हम उस 2 बीमारी के बाद बाकी अन्य 3 बीमारियों पर भी आपको बात कुछ मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप किसान भाइयों के संदर्भ में बात कर रहे हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान रखना। तो अगला ब्लास्ट। ब्लास्ट इतनी बड़ी समस्या है पूरे भारत में कि जिसके लिए सामान्य दवाएं काम नहीं करती। और ये लगभग बारीक जो भी धान है, फाइन वैरायटीज, उन सब में आता है और बहुत सारे हाइब्रिड में भी आता है। करेक्ट। जब पत्ती पर आता है तो पत्ती पर ये नाव या आंख के आकार के धब्बे बनते हैं पत्ती के ऊपर, जिसमें बीच में राख के कलर का बनेगा और किनारा भूरे रंग का हो जाएगा, जो कालांतर में भूरा काला पड़ जाएगा, गहरे भूरे रंग का पड़ जाएगा। और ये तेजी से बढ़ेगा तो कभी कभी पत्ती का लगभग 80% आच्छादित हो जाता है और पूरी पत्ती सूख जाती है या पौधा भी सूख जाता है। सिमिलरली अगर नोड ब्लास्ट आ गया तो वहीं से पौधा सूख जाएगा और आगे का पोषण बंद हो जाएगा और बाली बनेगी नहीं। कॉलर ब्लास्ट आया तो उसके आगे की पत्ती सूख के लटक जाएगी, वो भोजन नहीं बनाएगी। करेक्ट। और सबसे खतरनाक होता है धान के केस में, एक धान की जो सबसे ऊपरी पत्ती होती है, जो बाली जिससे चिपक के बाली निकलती है, उसको हम फ्लैग लीफ, झंडा पत्ती या मदर लीफ भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं मदर लीफ, किसान भाई चाहें तो अपने खेत में कभी प्रयोग करें, मैं उनको एक अच्छा बता रहा हूं तरीका, कि जो फ्लैग लीफ है जो सीधी खड़ी रहती है, चूंकि वो सर्वाधिक पोषण देती है, वो सीधी रहती है, तो सूरज की किरण पूरे दिन उस पर पड़ती है और सर्वाधिक भोजन बनाती है। तो जब सर्वाधिक वो भोजन बनाती है तो सर्वाधिक पोषण देती है। किसी पौधे के फ्लैग लीफ पर बीमारी आ गई तो उत्पादन ज्यादा घटेगा, बाकी पत्तियों पर आई तो फ्लैग लीफ अकेले फीडिंग कर लेगी, क्योंकि मदर लीफ बोलते हैं। तो बाकी पूरी पत्तियां खराब हो जाएं, आप एक पौधे की सारी पत्तियां काट दें और फ्लैग लीफ छोड़ दें,
तो उत्पादन 40% घटेगा। लेकिन किसी पौधे का सारी पत्तियां हरी भरी हों, सिर्फ फ्लैग लीफ काट दीजिए, आप उसमें आप ऐसा चाहें तो दो चार पौधे में प्रयोग करके देखें, फ्लैग लीफ काट दें तो जब बाली निकले और इसके बाद आप हार्वेस्टिंग में देखेंगे तो 60% पैदावार घट गई। ये बड़ा एक धान के फसल के लिए है। तो मैं बता रहा था ब्लास्ट के लिए, तो ब्लास्ट के लिए एक प्रोडक्ट हमारे पास आता है प्रायोरिटी। ओके। जैसा उसका नाम है वैसा ही वो प्रोडक्ट है, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का क्या है, और प्रायोरिटी ही नहीं, किसी भी बीमारी की दवा को मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा बचावकारी प्रयोग करें, क्योंकि 3 तरह की परेशानियां होती हैं। कीड़े की दवा सामान्यतया कीड़े की शुरुआत हो तब से डाल दीजिए, खेत में तितली दिखे तब डाल दीजिए। खरपतवार नाशक प्री इमरजेंट है, उगने के पहले डालना है, पोस्ट इमरजेंट है, उगने के बाद डालना है। लेकिन बीमारी जो है हमको नंगी आंख से दिख नहीं सकती, हमको बीमारी नहीं, हमको बल्कि उसके लक्षण दिखते हैं और नुकसान दिखते हैं, जो सामान्यतः 1 हफ्ते से लेके 7 दिन से लेके 14 दिन बाद आता है, तब दिखता है। और जब हम देखते हैं तो बहुत सारे पत्तियां जो सेल्स मर गई, भूरी पड़ गई, वो दिखती हैं। मतलब और बहुत सारी सेल हैं जो मर गई हैं, अभी भूरी नहीं पड़ी हैं। तो आप दवा स्प्रे करते हैं, देखेंगे 1 दिन बाद भी बीमारी बढ़ रही है। बीमारी बढ़ नहीं रही है, वो जो पहले मर गई है वो भी सूख रही है, वो सूख। ये बड़ा सत्य है। तो इसलिए हमें बचावकारी छिड़काव पर जाना है, तो प्रिवेंटिव जिसे यस। तो प्रायोरिटी का मैं कहूंगा कि एक छिड़काव अगर बीमारी आ गई तो तुरंत कर दीजिए, शुरुआत है तो, अन्यथा पहला छिड़काव 40 दिन पर। ओके। और बीमारी नहीं है तो फिर सामान्य जाने दीजिए। दूसरा छिड़काव इसका जब बाली भरी हो गाभे में, पेनिकल इमरजेंसी स्टेट पर, या 5% मुंह खुल रहा हो, तो उस टाइम पर दूसरा छिड़काव। और तीसरा छिड़काव प्रायोरिटी का हमें करना है जब पहले छिड़काव के 12 से 15 दिन बाद या सभी बालियां निकलने के तुरंत बाद। ओके। लेकिन दाना दूध वाला हो, कच्चा हो, तभी। अदरवाइज जब दाना सूखने लगता है तब किसी छिड़काव का मतलब नहीं। किसान क्या करता है, जब गर्दन तोड़ आती है, बाली टूट के लटकने लगती है, तब जाता है कि साहब दवाई दे दो। उस टाइम दवाई कुछ मत डालिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु जो हो सके बचाइए, क्योंकि कोई दवाई काम नहीं करती। वो आपके मन का संतोष है, पैसा खराब कर रहे हैं। दाने कड़े हो गए हैं, पौधे का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, आप कुछ भी डालेंगे वो वहां तक जाएगा नहीं। और तो प्रायोरिटी का और कम से कम 2 छिड़काव अवश्य करें। और इसका फायदा क्या होता है, सिर्फ इतना नहीं कि ये ब्लास्ट को रोकेगा, इस प्रोडक्ट का शानदार रिजल्ट है। अच्छा। आप जान के आश्चर्य होंगे, चकित होंगे कि इसका छिड़काव आप करिए, 1 क्यारी छोड़ दीजिए। मैं फिर बोला, एक ही नियम है, 1 क्यारी छोड़ दीजिए। तो बाकी खेत में आप स्प्रे करिए, 1 क्यारी छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि जहां 2 छिड़काव किया है उसकी आप 4 बालियां तोड़ के ले आइए पकने के बाद, और जहां नहीं किया उसका, बाकी सारा कुछ बराबर करिए, रख दीजिए एक पेपर पर। पहला तो उसका कलर, जहां आपने प्रयोग किया है प्रायोरिटी, सोने जैसा चमकदार दाना, क्या बात, एक भी धब्बा नहीं होगा दाने पर। वहां पर चेपा ग्रीन या थोथा या खाली दाना जो नीचे रह जाते हैं 4-5, वो नहीं मिलेगा। दाने ढसे हुए भरे होंगे। इसके बाद आप वो 4 बालियों का रैंडमली वजन कर लीजिए, या 10-10 बालियां दोनों तरफ से तोड़ के वजन कर लीजिए। वजन में डिफरेंस होगा, दानों की संख्या में अंतर रहेगा। और सिर्फ यही नहीं रुकता, ये बेसिकली समृद्धि वाला प्रोडक्ट है। समृद्धि मतलब मिलिंग क्वालिटी बढ़ा देता है। धान की कुटाई में सामान्यतया 30-35% चावल टूट जाता है, जो हमारे प्रयोग का नहीं रह जाता है, औने पौने दाम पर बेचते हैं। अगर प्रायोरिटी का प्रयोग किया है तो यह कम से कम 10 से 15% कम टूटेगा। क्या? तो उतना उत्पादन 15% यहां बढ़ गया। अब हमने पहला बताया कल्ले बढ़ा लीजिए, उत्पादन बढ़ गया। करेक्ट। अगर 15% कल्ले बढ़े तो 15% उत्पादन बढ़ गया। दूसरा हमने बताया कि साहब बाली में दानों की संख्या बढ़ा लीजिए, उत्पादन बढ़ गया। तीसरा, दाने अच्छे भर गए तो उत्पादन बढ़ गया। चमकदार दाने हैं तो बाजार में उस धान की कीमत ज्यादा लगती है। अच्छा, तो फिर फायदा है।
तो सारी फायदे की बात है। मतलब रोग कंट्रोल के साथ बाकी की सारे बहुत सारे फायदे हैं। फायदे हैं। ब्लास्ट रोग में प्रायोरिटी के। हाँ, और इसके बाद एक बीमारी और मैं रह गया बताना, फॉल्स स्मट, जो हल्दी गांठ, कंडुआ किसान बोलते हैं। इसमें भी किसानों की समस्या क्या है, किसान बीमारी आने के बाद दवाई डालता है। जब हल्दी बनने लगेगी 80-90%, 80-85% किसान हल्दी गांठ की बीमारी आने के बाद दवाई डालता है, और जबकि इसका कोई मतलब नहीं। ये क्या होता है, जब बाली खुलती है तभी फिक्स हो जाता है कि किस किस दाने में ये बीमारी आनी है। अच्छा। तो इसका निदान कब है, जब पेनिकल इमरजेंस में है, बाली का 5% मुंह खुला है या खुलने वाला है, उस टाइम पर पहला स्प्रे हो जाना चाहिए। ओके। जहां भी हल्दी गांठ की बीमारी जिस खेत में आती है, जिस वैरायटी में आती है, जिस क्षेत्र में आती है, किसानों को सावधान रहना है। हल्का फुल्का है तो प्रायोरिटी ही रोक देगा वो बीमारी भी। अच्छा। लेकिन अगर ज्यादा है तो आपको दूसरी दवा पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक दवा आती है स्टॉर्म, स्टॉर्म करके। ओके। मेकुसु का स्टॉर्म। ओके। अगर स्टॉर्म का प्रयोग पेनिकल इमरजेंस पर एक बार कर लें और दूसरा 10 से 12 दिन बाद कर लें। अच्छा, इसके भी 2 छिड़काव करने की जरूरत है? 2 छिड़काव। ओके। मतलब आपका 90-95% तक निदान हो जाएगा। ओके। कई बार किसान भाइयों के मन में आता है कि साहब आपने 95% बोला, हमें कैसे पता चलेगा, हो सकता है हमारे खेत में उतना ही आ रहा हो। उसका भी तरीका है। फिर वही एक क्यारी छोड़ दीजिए। उस क्यारी में आप देखेंगे, अगर 10x10 की एक क्यारी आपने स्प्रे नहीं किया है तो उसमें कितने दाने खराब हुए गिन लीजिए, और 10x10 फीट में इधर दूसरे में गिन लीजिए। आपको जमीन आसमान का अंतर पता चलेगा। मेरे बोलने का उद्देश्य क्या है कि 100% जैसा कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कुछ दंत मंजन का प्रचार आता है ना, मारे 98% कीटाणु, वो 2% दो कीटाणु जिंदा छोड़ते। क्यों छोड़ते हैं, वो लैब कंडीशन में तो 100% मर जाएगा, करेक्ट। लेकिन खेत में जब स्प्रे करते हैं, कहीं स्प्रे करते समय हाथ नहीं बराबर घूमा, दवा बराबर नहीं गई, मिक्सिंग बराबर नहीं गई, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम दवा की समान गुणवत्ता के अलावा किसी बात की बात नहीं कर सकते। राइट। ये फॉल्स स्मट के बारे में था। ये फॉल्स स्मट के बारे में और था। एक आपने बताया था ग्रेन डिस्कलरेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ग्रेन डिस्कलरेशन किसी एक फफूद के नाते नहीं आता। ये जो 4-5-6 जो भी फंगस हैं, कई बार बंच ऑफ फंगस के नाते आता है, या किसी एक या दो के नाते, कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अगर आपने जो पेनिकल इमरजेंस पर और 10 से 12 दिन बाद ये 2 स्प्रे जो लास्ट के हमने बोले हैं, बाली निकलने की अवस्था वाले, अगर ये स्प्रे कर दिया आपने, चाहे ब्लास्ट का कर दिया या फॉल्स स्मट वाली दवाई कर दी, तो वो नहीं आएगा। ओके। वो उसी से कंट्रोल हो जाएगा, अलग से दवा डालने की जरूरत नहीं। तो हो गई फायदे की बात। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक किसानों को दी है। मतलब अपन ने शुरुआत से, जैसे कि कौन से सही समय पे हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उसके बाद किस तरह से हमें वीड मैनेजमेंट करना है, यूरिया की खाद के साथ हमें क्या क्या डालना चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिर हमने रोगों के बारे में बात की, लेकिन कीटों के बारे में अभी तक बात हमने नहीं की है। तो कौन से ऐसे प्रमुख कीट धान की फसल में आते हैं और उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि धान का फसल बरसात का है और बरसात में कीड़े मकोड़ों की संख्या सामान्यतया बढ़ जाती है, हमारे घरों में भी बढ़ जाती है। धान में मुख्य रूप से जो कीड़े ज्यादा नुकसान, वैसे तो कई कीट है, बट मुख्य रूप से 3 कीट की बात हम करते हैं। एक लीफ फोल्डर, ओके, या पत्ती लपेट कीट बोलते हैं। तो दूसरा जो धान में महत्वपूर्ण कीट है वो स्टेम बोरर या तना छेदक, और तीसरा कीड़ा अगर बात करें तो हापर या बीपीएच, ब्राउन प्लांट हापर, राइट, तो या जीपीएच, ग्रीन प्लांट हापर। तो बीपीएच और जीपीएच एक समय में आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं अगर समय से नियंत्रण ना हो। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या है कि सामान्यतया लीफ फोल्डर या पत्ती लपेट और स्टेम बोरर एक ही समय पर लगभग आता है। तो अगर सही ढंग से छिड़काव हो
और एटलीस्ट 2 छिड़काव या 3 छिड़काव कर दिए जाएं समय पर। 2 छिड़काव में ही कई बार अगर कम प्रभाव प्रेशर है, ज्यादा सूखा मौसम नहीं है तो 2 ही छिड़काव में काम हो जाता है। बहुत सूखा मौसम है तो शायद 3 बार भी जाना पड़े। तो अगर कर दिया जाए तो स्टेम बोरर अपने आप रुक जाता है। यहाँ पर भी स्टेम बोरर में भी किसान क्या होता है कि जब नीचे से बीच से उसकी सीका सूखता है तो उसको लेके आता है खींच के, साहब ये कीड़ा काट रहा है, अब दवाई दे दो। और उस समय किसी दवा के डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो मर्जी दवाई डालो, जो नुकसान होना है वो डिसाइड है, लेट हो चुका है। लेट हो चुका है। क्योंकि उस कीड़े की लाइफ साइकिल समझने की बात है कि वह कीड़ा सामान्यतया 25 से 35 दिन की अवस्था में तितली आती है जो पत्ती के टिप पर, सिरे पर अंडा देती है। वहां से उसका लार्वा निकलेगा, इल्ली या उसको लार्वा बोलते हैं हम। तो लार्वा निकलेगा, वो धागे वाली इल्ली बोलते हैं उसको। तो वो एक धागे से लटक के नीचे जाती है। खेत में अगर पानी है तो पानी के लेवल तक, पानी नहीं है तो जमीन के लेवल तक जाएगी और वहां से जाके पौधे के जड़ में छेद करके घुस जाती है। इसको मारना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये जहां से खाती है वहां ज्यादा जहर नहीं होता और जरा सा कट के करके वो अंदर घुस जाती है। कोई भी दवा पौधे के उतने अंदर तक जा नहीं पाती सिस्टम में। तो प्रॉपरली अगर सही पत्ती लपेट सुंडी का छिड़काव करेंगे तो उस टाइम ये तितली भी खत्म हो जाती हैं, या लार्वा आता है तो उसके चलते ही शुरुआत में ही वहीं मर जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हम आपको बताएंगे, फैंटास्टिक। मिकुसु का फैंटास्टिक जैसा नाम है वैसा ही फैंटास्टिक है ये। और 150 से 200 ml पर एकड़ इसका प्रयोग करना है स्प्रे के माध्यम से। तो फैंटास्टिक का छिड़काव करें और 7 से 8 दिन के बाद दोहरा दें। ये सामान्यतया मैं कहूंगा कि 25 से 30 दिन के बीच में एक छिड़काव, और 8 से 10 दिन बाद दूसरा छिड़काव अगर कर दें, कीड़े हों या ना हो। क्योंकि कई बार आप ध्यान से देख नहीं पाते, किसान भाइयों से छूट हो जाता है, नहीं देख पाते, तो काफी हद तक नियंत्रण हो जाता है। और अगर कहीं फिर दोबारा कीट दिखा तो एक स्प्रे करिए, अन्यथा जरूरत शायद ना पड़े। ठीक है, तो इसमें दोनों ही वहीं से नियंत्रित हो जाएंगे। और दूसरे कीट की बात हमने किया था हॉपर की, मतलब लीफ फोल्डर और स्टेम बोरर ये दोनों भी कवर हो जाएंगे फैंटास्टिक। हाँ, ऑलमोस्ट। रीजन क्या है कि लीफ फोल्डर के लिए, अच्छा, स्टेम बोरर के लिए फिर अन्य दवाएं सिस्टेमिक हम डालते हैं, लेकिन एक बार जब कीड़ा अंदर घुसता है तो उसने पौधे को काट दिया, वो मर भी जाए वहां तो नुकसान तो हो गया। तो अल्टीमेटली हमें नुकसान से बचना है, कीड़े को नहीं मारना है। मतलब कीड़ा मरे या ना मरे वो हमारी प्रायोरिटी नहीं, हमारी प्रायोरिटी है क्षति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हमने लीफ फोल्डर, स्टेम बोरर के बारे में धान की फसल में काफी विस्तार में जाना है। आशा करता हूं कि किसानों को उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब धान की फसल में जो हॉपर के बारे में आपने बताया, तो ये कब आता है, लक्षण क्या है, नुकसान क्या होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए किसान क्या कर सकते हैं? यह कीट बहुत ही खतरनाक कीट है और पहले इसके बारे में बताएं वो जानना जरूरी है कि यह दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नर्सरी से ही शुरू हो जाता है, तो कभी भी आ सकता है, तो इसके समय का नहीं कह सकते। और उत्तर भारत में कुछ जगहों पर 30-35 दिन के बाद ही दिखने लगता है। अगर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों की बात करें या बिहार तक इधर की बात करें तो लगभग 45-50 दिन के बाद आता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवस्था में आता है। शुरुआती अवस्था में इसका अगर आता है तो नियंत्रण थोड़ा आसान भी होता है, अन्यथा इसका नियंत्रण काफी कठिन हो जाता है। और यह कीट पंख होते हैं इसके, और ये सबसे पहले खेत में वहां आएगा जहां फसल सबसे हरी भरी है। तो ब्लास्ट, बीमारी में ब्लास्ट और कीड़े में हापर, ये धनी लोगों के बीमारी या कीड़े कह लें, कि जैसे जिन्होंने ज्यादा नाइट्रोजनिक फर्टिलाइजर का यूज किया है, जैसे कि यूरिया या एनपीके या कुछ भी, मतलब ज्यादा किया फर्टिलाइजर का प्रयोग, तो पौधा खूब हरा भरा है, लस ग्रीन। तो जहां सबसे ज्यादा हरा भरा है ये वहीं जाएगा पहले, क्योंकि इसको पर्याप्त रस चाहिए पीने के लिए। अच्छा। और ये एकदम जड़ के पास नीचे आता है,
तो शुरुआत में तो दवा स्प्रे करते हैं तो वहां तक पहुंच जाता है और मर जाएगा कीड़ा। लेकिन जहां 50 दिन के बाद आता है उन जगहों पर इसका नियंत्रण थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए एक तो दवा बढ़िया होनी चाहिए, दूसरा छिड़काव कोशिश करें कि नैपसेक स्प्रेयर से, पीठ वाले पंप से करें, जिससे स्प्रे वहां तक पहुंचे। ओके। अगर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे से करते हैं तो वो हम ऐसा ऊपर ऊपर करते हैं और वो पत्ती पर ही दवा रुक जाती है। आप 200 लीटर पानी लगाएं, 250 लीटर लगाएं, नीचे तक नहीं पहुंचता। दवा भी ज्यादा लगानी पड़ेगी अगर पानी बढ़ रहा है तो। इसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट आता है अपने पास, विमान, जो 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन इसके साथ सिलिकॉन एक प्रोडक्ट है, ओके, वो जरूर मिलाएं। और धान की फसल में निवेदन करूंगा, जितना भी छिड़काव करना है उसमें प्रति टंकी 5 ml या 150 लीटर पानी में 50 ml सिलिकॉन अवश्य मिलाएं। ये सिलिकॉन बेस्ड सुपर स्प्रेडर है। इसकी जरूरत क्या होती है, ये दवा नहीं है, ये दवा की गुणवत्ता और कार्य को बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगा? कि धान ऐसा पौधा है कि आप बाल्टी में पानी में डिप करिए और बाहर निकालिए, सारा पानी हट जाएगा। बरसाती पौधा है, भगवान ने ऐसा बनाया। राइट। तो सिलिकॉन से क्या होता है कि ये उसके निचले भाग तक दवा को पहुंचाता है। ओके। और 95-98% दवाएं जो सिस्टेमिक भी हों, उनका क्या है कि एक्रोपेटल मूवमेंट होता है, बेसी पेटल ना के बराबर होता है। नीचे से ऊपर की तरफ तो जाती हैं, ऊपर से नीचे नहीं जाती। और हम छिड़काव कहाँ करते हैं? ऊपर करते हैं, दवा नीचे जाती नहीं। कीड़ा कहाँ पर है? नीचे तने के पास। तो अब वो सुरक्षित है। हम कंप्लेंट करें साहब कीड़ा नहीं मर रहा है, कीड़ा मरेगा जब कीड़े तक दवाई पहुंचेगी। तो इसके लिए आपको कोशिश करना है पानी की पर्याप्त मात्रा लें, सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर 5 से 7 ml पर टंकी मिला लें, जो सिलिकॉन नाम से हमारा आता है। और इसके अलावा हमने विमान बोला, विमान ले लें और इसका बराबर से एक तार स्प्रे करें इसके नियंत्रण के लिए। और 6 से 7 दिन में, अगर कीड़ा है तो 6 से 7 दिन में दोबारा छिड़काव करें। अगर कीट नहीं है तो 10 से 12 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर दें। लेकिन 2 स्प्रे करने जरूरी है। 2 स्प्रे करने जरूरी है। कीट नहीं है तो 60-65 दिन की अवस्था में पहला स्प्रे, 10 से 12 दिन बाद दूसरा। और कीट है, इसके लिए क्या है कि हर दिन खेत जरूर जाएं, देखते रहें। देखने का तरीका क्या है? ऊपर से पता नहीं चलेगा, आपको नीचे बैठ के देखना है तने के पास कुछ चिपका तो नहीं, कोई कीट है तो नहीं। जहां ज्यादा हरा भरा धान हो वहां ज्यादा सावधान रहना है। और ये कीट का मैं बताऊं व्यवहार कि ये शुरुआत में इसके पंख होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हरा भरा फसल मिला तो ये पंख गिरा देता है। ओके। अब आराम से वहां खाएगा, उसको रस चूसेगा, रस चूस के और पूरा धान वहां लगेगा जल के बैठ गया। कहीं कहीं लोग उसको बोलते हैं झोंका आ गया, आग लग गई। आप, और वो 1 दिन के अंदर होता है, 1 दिन या 2 दिन के अंदर। आज एकदम हरा है, 2 दिन बाद आप जाएंगे वो पूरा जल गया वहां का। आप कटाई का प्लान करके जा रहे हैं कि धान की कटाई करनी है, वो सूख गया ऐसा। तो इसका स्प्रे, और इसका स्प्रे कई बार ये कीट कंट्रोल ऐसा नहीं होता कि आप करें, पड़ोस वाले किसान को भी रिक्वेस्ट करें, वो भी करे। नहीं तो क्या होगा, आप स्प्रे करते जा रहे हैं, वो निकल के बगल के खेत में, फिर वो वापस आ जाए। फिर वापस आने की सब। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है। बहुत सारी चीजें हमने आज के वीडियो में कवर की है, जैसे कि धान की अभी सद्य स्थिति क्या है, धान में कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी जरूरी है। डॉक्टर अरुण कुमार राय सर से हमने उनके टॉप सीक्रेट भी जाने हैं कि धान में अधिक उपज बढ़ाने के लिए किसान क्या कर सकते हैं, वीड मैनेजमेंट कैसे करना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, कीट और रोगों के लिए हमें क्या क्या करना है। बहुत सारे सवालों के काफ़ी आसान जवाब हमें डॉक्टर साहब से मिले हैं। तो सभी किसान और मिकुसु इंडिया की तरफ से मैं फिर से डॉक्टर अरुण कुमार राय का ढेर सारा धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया। थैंक यू सूर्यकांत जी, और थैंक यू किसान भाइयों।